पीटीआई हुकूमत का पहला बाकायदा बजट आ गया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लग गया। घी, तेल, चीनी मजीद महंगी होंगी। महंगाई के मारे अवाम बजट के बाद दुहाइयां देने पर मजबूर हैं। इक्तिसादी अहमियत के अहम दिनों में बड़ी सियासी गिरफ्तारियां। हुकूमत इसे अपनी फतह करार दे रही है, मगर ये गिरफ्तारियां ऑपोजिशन को जल्द सड़कों पर ला सकती हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा के साथ। कल बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने पढ़ी। आपको पता है ना, आजकल 2019 में हम एनालॉजी ड्रॉ करते हैं जिस भी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो 1992 से। तो कल किसी ने ट्वीट किया हुआ था, क्या तनख्वाहदार तबके पर उस वक्त भी इतनी ही सूरत हाल बुरी थी या इतना ही बोझ पड़ा था जब वर्ल्ड कप हो रहा था 1992 में? बात तो बड़ी वैसे ये अच्छी की है, लेकिन एक बात है, हमारे साथ जो भी हो, पाकिस्तानियों के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो इट जस्ट सेल्स अस थ्रू मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुश्किल हालात। तो माशाल्लाह हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, हमारे टेम्परामेंट्स जो है वो बड़े अच्छे हैं, तो लिहाजा हम डील कर लेते होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको और टेस्ट किया जाए वैसे तो, बट एनीवे जरा सबसे पहले तो हम उस स्पीच की बात कर ले जो कि खान साहब ने कल रात बड़ा लेट हुई, काफ़ी लेट, मेरा ख्याल है कि 5 मिनट्स टू 12 कुछ इस किस्म का टाइम था, कोई आधे घंटे की स्पीच थी। लेकिन उसमें क्या हुआ, क्या नहीं, क्या कहा गया, वो हम आपको बता दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा है कि तहरीक इंसाफ ने पहला बजट पेश किया है। ये बजट नए पाकिस्तान के नज़रिए की अक्कासी करेगा। और किधर है नया पाकिस्तान, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल करने वालों को बताना चाहता हूँ कि पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बनेगी और कानून की बालादस्ती आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है। पहले दिन कोई स्विच नहीं है कि इमरान खान ने स्विच लाना है तो ये नया पाकिस्तान बन जाएगा। अल्लाह ने पाकिस्तान में वो, और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, वो काम किया जो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था पाकिस्तान में, कि ये बड़े बड़े बुर्ज जो आज जेलों के अंदर है कोई सोच भी नहीं सकता था। ये है तब्दीली, ये वो पाकिस्तान है जिधर कानून की बालादस्ती आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने नजर आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा कि पीपी और नून लीग के 10 साल में 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। इमरान खान ने कर्जों की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया। उनका कहना था कि कमीशन पता चलाएगा कि ये तबाही कैसे हुई है। आखिर मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन उन्हें असेंबली में तकरीर नहीं करने देती, लेकिन ये जो मर्जी कर लें उन्हें NRO नहीं मिलेगा। जान चली जाए, जितना मर्जी शोर मचाएं, वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि चंद महीने मुश्किल हैं, इसके बाद पाकिस्तान ऊपर उठेगा और सरमायाकारी होगी। ये उनका इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब स्टूडियोज़ में, और हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, खासी लेट वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, कुछ तवील तकरीर थी, आधे घंटे की। इसी किस्म की तकरीर हम एक्सपेक्ट करते हैं जब बजट आता है, या आपको लगा कि कुछ और बातें होनी चाहिए थीं इस नौइयत की बातों के अलावा? देखिए, इमरान खान साहब बहुत ही गैर रवायती सियासतदान हैं, और कल की भी तकरीर वो एक गैर रवायती सियासतदान की तकरीर लगी, जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती। बहुत ही अनकन्वेंशनल एकदम वो आए, उन्होंने जज्बाती अंदाज में बड़ी तकरीर की, विदाउट रियलाइजिंग कि उनके पास वो सारे इख्तियारात मौजूद हैं जो इस्तेमाल करते हुए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और उनके पास 5 साल मौजूद हैं, यानी जो चीज़ें वो कह रहे थे वो चीज़ें करने के लिए उनके पास 5 साल मौजूद हैं। तो वो करें, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप इंक्वायरी कमीशन, लेकिन जब आप पर्सनल हो जाते हैं, जब आप जज्बाती हो जाते हैं, तो उसमें एक बायस आ जाता है, और जब वो बायस आ जाता है तो वही एक प्रॉब्लम खड़ी करता है। अब आपने कहा कि आप अपनी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। क्या आप अपनी सरबराही में ऐसा इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं? क्या आपने कानूनी
पहलुओं पे गौर किया इस चीज़ को। फिर जब आप खुद खड़े होके ये बात कह रहे हैं कि आप इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और फिर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो इंक्वायरी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कैसे होगी, वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी कैसे होगी? तो आपके पास बिल्कुल राइट है, आप अपने लीगल एडवाइजर से मशवरा करें, आप एक कमीशन बनाएं। और 10 साल क्यों, जब से ये गवर्नमेंट्स आई हैं, यानी आप करें 1985 से करें आप इस चीज़ को, आप मालूम करें। आपने 2 NROs की बात की, तो आप उस पर भी बनाएं कि ये NROs दिए किसने और क्यों दिए, और उस स्टेज पर आप खुद कहाँ थे। यानी जब 2000 में जब मुशर्रफ साहब ने NRO दिया, तो इमरान खान साहब तो मुशर्रफ के साथ थे, और उस 2000 के NRO के बाद 2001 में आपने मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसको सपोर्ट किया। जब दूसरा NRO हुआ तो आप नवाज शरीफ के कोलिशन पार्टनर थे ARD में। वो तो नवाज शरीफ साहब फिर इलेक्शंस में चले गए और उन्होंने डिच किया। तो बिल्कुल इस सारी चीज़ को एक्सपोज होना चाहिए, और जो लोग करप्ट हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, या उनके साथ जो भी लोग हों, या किसी और सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात में, असल चीज़ क्या है? देखिए, हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ज़ाती तौर पे चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं और हम इदारे नहीं बनाते। मैं साहब, जब आप, मैं और हुमा जो हैं अपने घर के बजट्स की बात कर रहे हैं, या हम सोच रहे थे कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स महंगी हो गई हैं, या और कुछ चीज़ों पे टैक्स लग गया है, तेल महंगा हो गया है, या गरीब आदमी जिसकी बेसिक तनख्वाह 17,500 रुपये नहीं है, ये किताबी तनख्वाह बनती जा रही है। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो 12,000 महीना लेते हैं, 15,000 महीना लेते हैं, 10,000 महीना लेते हैं। जब वो किसी और उलझन में हो, और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इसी उलझन में पड़ा हो कि उसने अपना घर का बजट कैसे चलाना है, तो इस तरह की बातें रेलेवेंट रहती हैं आवाम के लिए। देखिए, वो बेसिकली एड्रेस कर रहे थे अपने को, बेसिकली एड्रेस कर रहे थे कि ये जो महंगाई का तूफान है उसके वो रीजंस दे रहे थे अपने तौर पे, और वो सारे रीजंस गलत नहीं हैं। जाहिर है बैकलॉग है, एक बैकलॉग है जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर वो 5 साल में 5 अच्छे इदारे बना जाएं ताकि आइंदा ये चीज़ें ना हों। चीज़ ये है कि आपने 5 या 10 या 15 या जिस तरह फैसल वाडा कह रहे थे 5,000 लोगों को आप सज़ा दे दें, उससे मसला हल नहीं होगा, उससे मज़ीद 5,000 लोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इदारे अपनी जगह मौजूद हैं। जिन इदारों से आप इंक्वायरी करवा रहे हैं उनका भी तो ज़रा बैकग्राउंड देख लें। क्या वो इदारे या उसमें इदारों में बैठे हुए लोग क्या हैंड इन ग्लव्स नहीं थे इन सारे लोगों के? और क्या इतने अनबायस्ड हैं कि वो एक अच्छी और पिछले 10-15 साल में जो लोग आपके साथ आज आए हैं, क्या वो पिछले 10 साल की कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे? क्या वो हैंड इन ग्लव्स नहीं थे? मेजॉरिटी ऑफ देम वर पार्ट ऑफ इट। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन, अब आप इंक्वायरी जब 10 साल की करप्शन की कर रहे हैं तो फिर नैब क्या करेगा? नैब तो ऑलरेडी वो काम कर रहा है ना। जिस चीज़ को आप कह रहे हैं, और बिल्कुल राइटली कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी मुकदमा आपने नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने मुकदमा बनाया, चाहे वो नवाज शरीफ थे या पीपल्स पार्टी थी, अगर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए और वो मुकदमे आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका क्रेडिट तो कम से कम आप उन्हें देंगे। उन्होंने बस आप हमारे साथ रहिए, कुछ और बातें भी हैं जो कर लेते हैं, फिर आपसे उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। कुछ अरेस्ट भी हुई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट अरेस्ट थी, जिनका जिक्र भाई शुरू में तो ऐसा लग रहा था बजट पे बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अरेस्ट ही इतनी बड़ी हो रही थी कि सारा हम जो एयर टाइम है उसी में गुजर रहा था। मैच भी नहीं हो रहा था, बारिश हो रही थी, मैच भी नहीं हो रहा था, अल्लाह करे आज हो जाए तो। लेकिन जो हो रहा था उसके बारे में हम आपको बताते हैं और अपडेट आपको देते हैं, और फिर मज़हर साहब तो हमारे साथ हैं ही, इनसे पूछेंगे इन सारी चीज़ों का क्या मकसद है। आपको बताएं कि इक्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट के दिन जरदारी और बजट के रोज़ हमजा शहबाज और बानी MQM की गिरफ्तारी हो गई, और माशी तौर पर अहमियत के हामिल जो है दिनों का रंग सियासी हो गया है। और नैब ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अबूरी ज़मानत में तोसी मुस्तरद होने के बाद हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। ज़मानत मुस्तरद होने से पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि मैंने नैब को चैलेंज किया था कि करप्शन की एक पाई का सबूत ले आए तो सियासत छोड़ दूंगा। जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा। मेरे बारे में नैब चेयरमैन
फरमुदात दे चुके हैं कि हमजा शहबाज को हमने अरेस्ट करना है और सवालनामा मैंने खुद बनाया है। नैब और न्याजी का गठजोड़ आज आया हो गया है। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैंने अपना केस अल्लाह पे छोड़ा है और आज अपनी दरखास्तें विड्रॉ कर ली हैं। बढ़िया, वैसे सियासी बातें कर रही हैं कि माशी तौर पर अहमियत के हामिल दिनों का रंग सियासी हो गया। तो क्या मतलब है? अच्छा जी, दूसरी जानिब आसिफ जरदारी को 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। अदालत में पेशी के मौके पर उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम को कुछ नहीं पता, सब वजीर दाखिला करा रहा है। गिरफ्तारियों पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत अपने खिलाफ एहतजाज की राह हमवार कर रही है। मेरे ख्याल में गिरफ्तारियाँ अपोजिशन का काम आसान कर रही हैं। सियासतदान कभी गिरफ्तारी से नहीं घबराते। गिरफ्तारियाँ सियासत का हिस्सा होती हैं। लगता ऐसा ही है कि नैब ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करा दी है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म ने तबसरा करते हुए कहा कि बड़ी गिरफ्तारियां हो गईं, अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उससे हमारे बयानिए को तकफीयत मिलेगी और हुकूमत ने इन गिरफ्तारियों को अपनी फतेह करार देते हुए मज़ीद पेशगोइयाँ भी की हैं। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी, ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। आज इमरान खान ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये वादा पूरा किया है। अब जेल की फाइल शुरू हो गई है और मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूंगा। नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं कि काफ़ी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी LNG की। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कॉटलैंड यार्ड ने MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को नफरत अंगेज़ तकारीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। बानी MQM को 2016 में तशद्दुद पर उकसानी की तकारीर के केस में गिरफ्तार किया गया है। इसी पे बात करते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से। बिल्कुल, बाकी जो चीज़ें हमने बता दी हैं, लेकिन मुर्तज़ा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बानी MQM को मज़ीद कितना अरसा पुलिस अपने पास रख सकती है? जी, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं हमें आपको इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि मुत्तहिदा के कायद हैं, वो उनको पिछले कई घंटों से उनको यहाँ पर रखा गया हुआ है। उनको ट्यूसडे की सुबह को गिरफ़्तार किया गया था, वो अभी तक पुलिस स्टेशन में ही हैं। अब मुख्तलिफ सिनारियोज़ है और वो ये है कि उनको जो कानून ये कहता है कि पहले 24 घंटे तक तो पुलिस उनको अपने साथ वैसे ही रख सकती है, लेकिन उससे अगर 24 घंटे से टाइम उन्होंने बढ़ाना है तो वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। ये एक्सटेंशन पुलिस को पुलिस स्टेशन के अंदर ही मिल जाती है। जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है वो ऑथराइज़ करते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कि वो किसी भी जो सस्पेक्ट है उसको 24 घंटे से ज़्यादा यानी 36 घंटे तक उसको रख सकते हैं। उसके बाद के अगर टाइम आगे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए जो एक मजिस्ट्रेट हैं वो ऑथराइज़ करेंगे फर्दर एक्सटेंशन, जो हो जाती है कि आप फिर 72 घंटों तक पुलिस किसी शख्स को अपने पास रख सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई रखना चाहे तो उसके लिए मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन इस केस में पुलिस को मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में जाने की लग ये रहा है कि ज़रूरत पेश नहीं आई। अच्छा मुर्तज़ा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस नौयत के जो केसेस होते हैं इनमें आगे क्या हो सकता है? क्या हुकाम कोई कार्रवाई कर सकते हैं? कब तक हम इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त देख सकेंगे? अभी दो ही सिनारियोज़ है कि या उनको चार्ज किया जाएगा या उनको अब जो बेल दी जाएगी पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज और लेटर किसी डेट में उनको फिर पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा और फिर फैसला होना है कि क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाना। और इन बिटवीन ये पुलिस की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जो अभी तक जो मुख्तलिफ जो क्रिमिनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसको समझते हैं और मुख्तलिफ वकला जिन्होंने टेररिज्म और हेट स्पीच के मुख्तलिफ केसेस से डील किया, उनसे जो हमारी बात हुई है वो ये समझते हैं कि हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत एक लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जो चार्जेस हैं उनका चांस इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है कि पुलिस का ये कहना है कि वो जिस स्पीच को फोकस किए हुए हैं उसके हवाले से उन्होंने पाकिस्तान में भी जाकर इंक्वायरीज़ की हैं, वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, उन्होंने अपने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की है, बरतानिया में भी इसके हवाले से उन्होंने सर्वेलेंस की है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की है और उन्होंने MQM के दफ्तर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से उन्होंने बहुत सारा मटीरियल भी इकट्ठा किया। शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। मज़हर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन मज़हर साहब एक बात जो हम पहले भी बात कर रहे थे और आपसे पूछना चाहेंगे, टाइमिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कल बजट भी आया, जरदारी साहब अरेस्ट हुए, हमजा शहबाज शरीफ की बात हो जाए, लंदन में अल्ताफ हुसैन जो थे 3 साल पहले से ये चल रही है सारी बात हेट स्पीच की, अब कैसे उनको याद आ गया कि जी आज पकड़ लेते हैं? देखिए वो तो एक नेचुरल उसमें वो था, उसको हम इससे इट वाज जस्ट ऑल कोइंसिडेंस हो सकते हैं। देखिए अब ये जिस तरह ये गिरफ्तारियां भी हो रही हैं
अब जब गवर्नमेंट अपने आप को पर्सनली इंगेज करेगी और ये कहेगी कि वो खुद इसका क्रेडिट लेगी, यानी चाहे जरदारी साहब की गिरफ्तारी हो या हमजा शहबाज की गिरफ्तारी हो, तो वो अननेसेसरीली आप अपोजिशन को ये मौका दे रहे हैं कि वो ये आपको अक्यूज़ करें कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नैब के ऊपर, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप खुद इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। एक चीज़ जब आप ये कह रहे हैं कि ना मैंने मुकदमात कायम किए, ना नैब जो है नैब भी इन्होंने कायम की हुई है, तो फिर आपको अननेसेसरी इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है? आप एक चीज़ को नेचुरल कोर्स में होने दें उस चीज़ को। जब आपके मिनिस्टर वज़रा खड़े होकर ये बातें करेंगे कि देखिए हमने सबको जेल में डाल दिया, तो इसका मतलब ये कि आपने जेल में डाला है, वो एक नेचुरल प्रोसेस में जेल में नहीं गए हैं। हाँ, और फिर ट्वीट करेंगे कि कोई पूछे तो कहना कि खान आया था। ये जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है इन चीज़ों में, जो कि मेरे लिहाज से एक डिज़ास्टर है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस नहीं बना रहे, आप इदारे नहीं बना रहे। आप ये बताएं कि आप सिविल रिफॉर्म्स कब करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं आप पुलिस रिफॉर्म्स कब इस तरह के जो रिटोरिक सपोर्टर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो है, वो तो बड़ा खुश है, वो तो रियली हैप्पी अबाउट। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या, जब खान साहब एनआरओज की बात करते हैं ना, दोनों एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए किए। दोनों एनआरओज का जो मकसद था, दूसरे एनआरओ में कौन इन्वॉल्व था या पहले एनआरओ में कौन इन्वॉल्व था? सऊदीज रॉयल्स इन्वॉल्व थे ना उसमें। उनका आपने कल की तकरीर में मुशर्रफ का नाम क्यों नहीं लिया? आपने कल की तकरीर में उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया कि जिन लोगों ने एनआरओ करवाया? दूसरे एनआरओ में भी तो आप करने वालों का नाम तो लिया, लेकिन करवाने वालों का जिक्र नहीं करते। एक सबसे अहम बात यह कि जो लोग जमहूरियत पे को बुरा कहते हैं, जो लोग इस सिस्टम को बुरा कहते हैं, इस सिस्टम के नतीजे में ही ये जेल में हैं, इस सिस्टम के नतीजे में ही इमरान खान आज वजीर आज़म हैं। ये प्रोसेस चलने दें, इस प्रोसेस को मजबूत करें, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें, ताकि ऐसे लोग ऐवानों में ना पहुंच सकें। आप कराची की सियासत पे आपकी माशाल्लाह कितनी गहरी नजर है हुमा, आपके भी जहन पे शायद सवालात बिल्कुल। और मज़हर साहब से हम पहले ये बात भी कर चुके हैं कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाना, टू से द लीस्ट, कि अल्ताफ हुसैन को जी अरेस्ट कर लिए लंदन में, यहाँ हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा, तो हम इसको हम क्या समझें? देखिए दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और वाकई उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लाहौर में कुछ जगहों में मुजाहरे हुए, ख़त्म हो गए, लेकिन फिर रिएक्शन कब आया? रिएक्शन आया 86 में जब बेनज़ीर वापस आई। तो लोगों का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो गलतियाँ की हैं वो शायद वो आज खुद ये सोच रहे होंगे कि कहाँ एक शख्स इतना ताकतवर था। और आपका असल इम्तिहान कब होता है? जब आपके पास इख्तियार भी हो और आपके पास आप शरीक इख्तिदार भी हों, और उस वक्त अगर आप डिलीवर नहीं करें तो लोगों को डिलीवर करना और चीज़ होती है। आज रिएक्शंस ना होने की कई वजूहत होती हैं। जाहिर है आप पिछले 27 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं, एमक्यूएम धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जो पॉलिटिक्स है वो जो लोग आपके सिंपैथाइजर्स भी हैं, और हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और बड़ी तादाद में होंगे, वो उन्होंने अपने आप को डिसइल्यूजन कर लिया है सारी चीजों से। किसी एक धड़े के साथ है ना, वो दूसरे धड़े के साथ है, वो इनडिफरेंट हुए बैठे। और ये तारीख का सबक होता है, ये मेरा ख्याल है इस चीज को सीखने की जरूरत है। ठीक है साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन बड़े ही ताज्जुब और अचंभे की बात थी अगर आप कुछ साल पहले यही सोचते कि कराची में कुछ भी ना हो और कोई दुकान बंद ना हो और कोई हड़ताल ना हो और कोई टायर ना चले, लेकिन ऐसा ही हुआ। हालात बिल्कुल नॉर्मल रहे। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो बजट और माशी और इक़्तिसादी तेज़ी के जो दिन हैं, इनमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें सियासी दर्जा हरारत खासा बढ़ गया, तो उनसे बात करते हैं इस बारे में मज़ीद। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये आपसे बात करेंगे हम कि जरदारी साहब, हमजा शहबाज और अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारियों ने बजट जैसे अहम माशी दिन को सियासी रंग दे दिया है। हुकूमत का इसमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखिए, हुकूमत का फ़ायदा हुआ या नुकसान, मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम मुल्क का और कौम का ज़रूर फ़ायदा होगा। और जिस तरह की तारीख़ी एक मुआशी दहशत गर्दी पिछली हुकूमतों में हुई, जिस तरह बुरी तरीके से ख़जाने को लूटा गया, ये तो अब सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। ओमनी ग्रुप, बेनामी अकाउंट्स, फलूदे वाला, कुल्फ़ी वाला, मुर्दे के अकाउंट से अरबों रुपये निकल रहे थे। फिर मंजूर पापड़ ने जो टीटियाँ लगाईं, जो आज तक लोग मुल्क से बाहर नहीं गए, फेक इन्वेस्टर्स, फेक अकाउंट्स, एक लंबी फहरिस्त है। तो इन लोगों का इक़्तिसाब के शिकंजे में आना, ये एक तारीख़ी मनाज़र है इस मुल्क में।
पाकिस्तानी कौम ने मैं समझता हूँ एक लंबा अरसा इंतज़ार किया इस एहतसाब का। वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, आज एहतसाब की कड़ी गिरफ्त में है। हमारी हुकूमत को सिर्फ इस बात का क्रेडिट जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही अकाउंटेबिलिटी के जितने भी अदारे थे मुल्क पाकिस्तान में, उनमें से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को ख़त्म किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया। यही वजह है कि आज ये जो केसेस हैं ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे मज़हर अब्बास साहब तो मौजूद है ही। सियासी गिरफ्तारियों, बजट के हवाले से, वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से भी बात हो रही है और साथ ही उस्मान डार साहब भी हमारा काफ़ी देर से हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। डार साहब आप ही से पूछते हैं, डार साहब ये गिरफ्तारियों की हम बात कर रहे हैं, तो ये गिरफ्तारियां ऐसे मौके पर हुई जब अपोजिशन एहतजाज के लिए कमर कस रही है और इस तरह तो अपोजिशन को मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़कों पर आ ही जाएं। हुकूमत इस चीज़ को कैसे रोकेगी अगर ऐसा हो जाता है? देखिए, सड़कों पे आने के लिए, तहरीक चलाने के लिए एक नज़रिए की ज़रूरत होती है। अब आपने कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट करनी है, उसके लिए आपको एक नज़रिया चाहिए। आज इनके पास क्या नज़रिया है? ये लोगों से ये कहेंगे कि आसफ़ अली ज़रदारी नैब की हिरासत में है, आएँ उनको करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस का सामना और आसफ़ अली ज़रदारी को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाएं। हमजा शबाज जिन्हों की टीटियाँ पकड़ी गई हैं, जिन मंजूर पापड़ जैसे लोग मौजूद हैं, तो क्या ये लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तानी कौम को आवाज़ देंगे, सड़कों पे आएँ? मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन के पास कोई नज़रिया नहीं है जिसको लेके ये तहरीक चला सके। और जिस महंगाई की ये बात करते हैं, कौम बाखूबी वाकिफ़ हैं, हर जी शऊर पाकिस्तानी समझता है कि जो 30,000 अरब के कर्जे लिए गए उसके बोझ तले पाकिस्तानियों को दबाया गया और उसका 2,000 अरब का सूद सालाना अदा कर रही है ये कौम, ये मुल्क। तो कौम बाखूबी वाकिफ़ है कि आज जो मुआशी मुश्किलात हैं ये अपोजिशन की उन जमातों की वजह से हैं जो 25, 30, 35 साल इक़्तिदार में ये लोग रहे, आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। अगर ये तहरीक चलाना चाहते हैं ज़रूर चलाएं, इनको कंटेनर भी देंगे, इनको पानी भी देंगे, इनको बिरयानी के डब्बे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने ऑफर कर दिया है कि अगर दो तहरीक चलाना चाहता है चलाए, कंटेनर भी देंगे, पानी भी देंगे और बिरयानी के डब्बे भी देंगे। वो कहते हैं जी लोग नहीं इनके साथ आएंगे। आपको लगता है मज़हर साहब जैसे कि हुकूमती वज़रा और हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि नज़रिया नहीं है अपोजिशन के पास और तहरीक चलाना चाहते हैं, चला के देख लें क्या नतीजा निकलता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो जल्दी पे तेल का काम करेंगी और एहतजाज को और तक़वियत मिलेगी। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान आज कराची आ रहे हैं और आज वो ऐलान करेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी और जो भी अपोजिशन का इत्तेहाद है। गवर्नमेंट लड़ाई नहीं लड़ा करती, गवर्नमेंट टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करती है। उसकी वजह यह कि जिस माशी सूरत हाल का इमरान खान कल जिक्र कर रहे थे, वो तकाजा करती है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। अगर आप सियासी इस्तेकाम लाएंगे तो माशी इस्तेकाम होगा। अफरा तफरी के लिए अगर फ़र्ज़ करें 10,000 लोग भी सड़कों पे निकल के, इस्लामाबाद की सड़कों पे निकल के कोई हंगामा क्रिएट कर देते हैं, तो आप उसको जितना भी इल्ज़ाम दें, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आई जाती है ना। एक छोटा सा धमाके ने, एक छोटे से वाक़े ने जो है आपकी क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म कर दी। एक ही वाक़या था ना 2009 का, श्रीलंकन टीम पे अटैक, और 10 साल खत्म और आप आज तक वो क्रिकेट रिवाइव नहीं कर सके उस चीज़ को। सिर्फ सोचने की ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट इंगेज करती है। आप ना किसी पे मुकदमा ख़त्म करें, ना आप अपने बुनियादी प्रिंसिपल से हटें, लेकिन आप वो इक़दामात करें कि जिससे इस मुल्क में इदारे बने, जिससे इस मुल्क में ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने 30,000। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जब अपोजिशन इदारों में मुदाखलत और सियासी इंतकाम की बात करती है और हुकूमती वज़रा ख़ुद आके गिरफ्तारियों और इन सारी चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं, चाहे वो डार साहब इस शो में बात कर रहे हों या दीगर वज़रा ट्विटर और मीडिया से बात करते हुए क्रेडिट ले रहे हों, तो वो तो उसी बात को तक़वियत दे रहे हैं ना जो अपोजिशन रहनुमा कहते हैं कि भाई ये दखल अंदाजी करते हैं या ये सियासी इंतकाम हो रहा है। अपोजिशन के लिए तो आप वो मौके प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो उन्हीं के लॉजिक को, उन्हीं की मंतक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखें, जिस पे महंगाई का बोझ पड़ेगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि पिछलों ने क्या किया था। वो ये कहेगा कि जी अगर पिछलों ने 30,000 अरब रुपए जो है कर्जे बढ़ा दिए और वो जिम्मेदार हैं तो उनसे वसूल करें, मुझसे क्यों वसूल कर रहे हैं।
जो एक आम आदमी है वो तो ये कहेगा ना कि आप मुझसे क्यों वसूल कर रहे हैं, आप अमीरों से। आप ये इस पूरे बजट में जो टैक्स लगा है उससे कौन डायरेक्टली मुतासर हो रहा है? उससे वो अरबपति तो मुतासर नहीं हो रहा, उस अरबपति की ज़िंदगी में तो फ़र्क नहीं आएगा। तो आप उसकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी लेकर आ रहे हैं? तो जब ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, आज वो आपको ये टाइम देने को और आपके पास बड़ा वक्त है, लेकिन आप अगर इस तरीके से आके आस्तीने चढ़ा के आप ऑपोजिशन के सामने खड़े हो जाएंगे तो ऑपोजिशन तो चाहेगी यही कि आप कॉन्फ्रंटेशन करें, आप वो आप तसादुम की तरफ जाएं। उससे तो उनका जो नैरेटिव है वो तो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी तो और भी इस वक्त मुल्क के मफाद में नहीं हो सकती। टाइम हमारे पास बड़ा कम रह गया, लेकिन कल खान साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि अब मुझसे ये प्रेशर हट गया है। बड़ा वो एक रिलीफ फील कर रहे थे और आवाम को बताना भी चाह रहे थे। तो कंफ्यूजन ये है कि बजट की भी बात हो रही थी, गिरफ्तारियों की भी बात हो रही, किस चीज़ का वो रिलीफ? अगर वो रिलीफ हट गया था तो उनकी तकरीर तो बड़ी कूल एंड कंपोज होनी चाहिए थी, उनके अंदर वो कंपोजर होना चाहिए था। चले ठीक है, जो उसमें असल चीज़ यही है कि सबसे पहले तो खान साहब इंक्वायरी करें कि कल जो ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑलराइट मदर साहब, आई थिंक लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। बहुत थैंक यू सो मच मदर साहब फॉर कमिंग हियर। उस्मान डार साहब भी हमारे साथ थे। अब जो भी होगा ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कीप यू। बड़ा ही गर्मा गर्मी है बजट की वजह से, तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन गिरफ्तारियों ने और भी सीन जो है वो उठा दिया। ऑन कर दिया। ऑन तो खैर हमारा कभी ऑफ ही नहीं होता सीन, लेकिन जरा कुछ हम और बातें कर लेते हैं। आपको जल्दी से कुछ और बताना है जो कि आपने बताना है। बड़ी अच्छी बात है आपको बतानी है कुछ और, जरा हम टॉपिक बिल्कुल ही चेंज करेंगे और आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट करना चाहेंगे। ये जो टेंशन वाली बातें हैं ना, इनसे थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे आपको। खेलों को अमन, दोस्ती और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है और इसकी एक ताज़ा और जिंदा मिसाल हमने देखी है लिवरपूल काउंटी में। खेल के जरिए मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों में हम आहंगी हार्मनी पैदा की जा सकती है। इस बात को साबित किया है आलमी शोहरत याफ्ता मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद साला ने, जो कि यूरोपीय क्लब लिवरपूल की जानिब से खेलते हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक साला लिवरपूल ज्वाइन करने के बाद लिवरपूल काउंटी में मुसलमान मुखालिफ जराइम में 18.9% कमी आई है। और बात हम बजट की कर लें क्योंकि अवाम का रिएक्शन भी हमने देखना है, ये तो सबसे अहम बात है, दिखाना है बिल्कुल। और जी नए माली साल का बजट आ गया है। सवाल यह है कि अवाम को क्या मिला और क्या नहीं। हुकूमत ने तकरीबन 50% खसारे का बजट पेश कर दिया, जिसमें 11 खरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जिनसे चीनी, कुकिंग ऑयल, सिगरेट, गैस और गाड़ियों समेत मुतअद्दिद जो अशिया है वो महंगी भी हो गई हैं। महंगाई के मारे अवाम एक बार फिर दुहाइयाँ देने पर मजबूर हैं। क्या कह रहे हैं ये जरा सुन लो। गरीब आदमी कहाँ जाए, 15-16 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह है उसकी, वो क्या कैसे अफोर्ड करेगा। बजट के बाद दूध पे भी रेट बढ़ेगा, चीनी पे भी बढ़ गया है, पत्ती का भी रेट बढ़ेगा, तो काम करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ पे इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं, दूध पे, चीनी पे, आटे पे, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। ये गरीब दोस्त बजट किस तरह हो सकता है? ना फैसिलिटेट करते हैं, बजट इतना इंक्रीज़ कर दिया, टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, रिटेलर्स पे भी, सब पे। उल्टा ये लोग कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, तो एक्सपोर्ट इस तरह नहीं बनती। चीनी पे अपने 6% से 17% कर दिए, तो इसका तो इफेक्ट आम आदमी पे पड़ेगा। तो चीनी तो हर घर की ज़रूरत है और उस पर टैक्स लगा दिया आपने, अपने चिकन पे, पोल्ट्री पे लगा दिया। मार्कअप रेट जो है वो काफ़ी बढ़ेगा और जिससे मुल्क और पीछे जाएगा, आगे नहीं आएगा। बजट हमने सुना है वो ज़हर कातिल है, वो इस मुल्क की माशी सूरत हाल का तबाह बर्बाद करके रख देगा। एग्रीकल्चर पे आप गुज़श्ता कई सालों से कह रहे हैं कि हम टैक्स लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, मगर आप टैक्स नहीं दे रहे, इसलिए कि जागीरदार आपके साथ बैठा हुआ है। बलूचिस्तान के लिए होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ है। जो बलूचिस्तान की इंडस्ट्री आप खुद कहा था कि वो तकरीबन न होने के बराबर है, इसमें हम लोग उसको पाँव पे खड़ा करने के लिए जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इस बजट में तो उन्होंने और ज़मीन पे नीचे गिरा दिया। जो बजट पेश किया गया है इससे काफ़ी हम मायूस कुन हुए कि फ़ीमेल के लिए कोई कोटा ही नहीं रखा गया। बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस बजट को रिजेक्ट किया था क्योंकि इसमें बजट पेश हुआ था, बलूचिस्तान का न नाम था न निशान था। इस बजट को बिल्कुल आवाम दुश्मन बजट है, इसलिए मुलाजमिन के लिए अगर 10% हो जाए, उसने आटा महंगा के सब के वो टैक्स वापस मुलाजमिन पर आता है। हम लोग जिस तरह से भी इंशाल्लाह हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, मुलाजमिन के लिए तो कुछ भी इसने नहीं किया। ये तो भाई अक्रॉस द कंट्री आपने लोगों की आवाम की राय सुन ली और हुकूमत इसे एक मुतवाज़िन बजट करार देते हुए आवाम को दोबारा अच्छे दिनों की नवीद सुना रही है, लेकिन अपोजिशन ने इसे आवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया है। हर दफ़ा वैसे यही होता है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट के जरिए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साफ कहा कि वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे अपोजिशन जमातें का पूरा एफर्ट होगा कि हम इस बजट को पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर मुखालफत करें, लेकिन पहला स्टेप ये होगा कि ये बजट पार्लियामान पास ना हो। अच्छा, तो बजट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उन पे असर पड़ा है ये आपको बता दें कि बजट में घी, दूध, क्रीम महंगी कर दी गई है। पके हुए चिकन, मटन, बीफ, मछली पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। गाड़ियाँ, सीमेंट, मार्बल, LNG और CNG भी महंगी कर दी गई है। कुछ बचा है वैसे पीछे। फलों के जूस, हाँ कुछ बच गया था। फलों के जूस, सिरप, स्कॉशेस, कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। और सोना, चांदी और हीरो की दरामद पर भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो आयद की जाएगी। हीरे आप बाहर से नहीं ला सकते अब। नो मोर डायमंड्स ब्रिंगिंग फ्रॉम आउटसाइड। ओके, मैं तो पहले भी नहीं लेके आता हूँ। मजाक हो रहा है। आपको हमने कहा था ना कि वी हैव टू लाइटन थिंग्स अप बिकॉज़ वैसे किस चीज का नाम है? मेरा ख्याल है कि वो चीज बताएं जो महंगी नहीं हुई। नहीं ना, है ही नहीं ना, बता तो रही हूँ। इसीलिए तो हमने आपको LNG से स्टार्ट हुए, मतलब कि मलाई तक पे टैक्स लग रहा है, तो आप समझ ही जाएं कि क्या हो रहा है इधर। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आज के मैच की बात करेंगे जो इंशाल्लाह होगा, क्योंकि 10% सिर्फ बारिश का इम्कान रह गया है शाम 4 बजे तक, जो इससे पहले कुछ दिन पहले तक 90 to 100% बताया जा रहा था कि आज का मैच तो वॉश आउट होगा ही, लेकिन अब बारिश के जो इम्कानात हैं वो मादूम होते जा रहे हैं। लेकिन What did you just say? बारिश के इम्कानात मादूम और फिर अगर मैं कुछ कह दूं तो मुझसे पूछा जाता है कि आपने कैसे बोल दिया, मतलब मादूम कौन है? Anyway, हम अच्छा ठीक है, हम ये जो आपकी क्रिकेट की बातें हैं ना, हमने एक ट्रिब्यूट भी देना। कुछ स्पेकुलेशन जो है ना हमारा फेवरेट टाइम पास है। बिल्कुल, और खासतौर पे क्रिकेट हो रहा हो, स्पेकुलेशन हो। वसीम, क्या हाल है आपका? वसीम, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है आज। आप पाकिस्तान से खेले हैं और आपकी एहलिया ऑस्ट्रेलियन है, तो आपके घर में किस टीम की जो है वो सपोर्ट ज़्यादा है? सॉरी, वी हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैच घर में भी पड़ा होगा इनके तो। बड़ा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन। आज ही मैं आया हूँ मैनचेस्टर से, तो वहाँ आई थिंक सच्ची बात बताऊँ तो शनीरा आई सपोज दुआ कर रही थी कि बारिश हो जाए, तो मैंने उसे कहा प्लीज़ ये दुआ ना करना, वी नीड 2 points एज पाकिस्तान। सो आई थिंक उसकी एक्चुअली 50-50 है, बल्कि मेरे ख्याल में 60 वो पाकिस्तान चाहती है जीते, मुझे उसने कहा नहीं, बट आई कैन फील इट 50% ऑस्ट्रेलिया। वैसे बाकी शनीरा के लिए तो बड़ी विन-विन सिचुएशन हो जाएगी ना, कि मतलब पाकिस्तान जीते तो वो आपकी जो हमारे लिए PSL में सूरत हाल रहती है ना, हाँ, वो शनीरा के लिए आज के मैच में हो सकती है। वसीम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार आपको पाकिस्तान के चांसेस कैसे लग रहे हैं ओवरऑल, और शनीरा का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो शनीरा को किस टीम को सपोर्ट करना चाहिए? आपकी क्या ख्वाहिश है कि वो किस टीम को सपोर्ट करे आज? यार देखो, दैट्स पाकिस्तान के चांसेस आई विश के जीते हैं। बड़ी ज़बरदस्त टीम ऑस्ट्रेलिया, ऑल दो अभी वो इंडिया से मैच हार के आए हैं बड़ी बुरी तरह, सो थोड़ा मगर वो वो स्ट्रॉन्ग आएंगे बिकॉज दैट्स एन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, उनकी क्रिकेट का माइंडसेट ऐसा, दे कम बैक स्ट्रॉन्ग, सो इट्स अ टॉप साइड एज वेल इन दिस वर्ल्ड कप, वन ऑफ द फेवरेट्स। सो पाकिस्तान लड़कों को रियली हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन। और शनीरा को आई सपोज एट आवर एज आई कांट टेल हर हू टू सपोर्ट, दैट्स हर कॉल, जिसको भी सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा, एक सूरत हाल है जिसमें आप दोनों खुश हो ही सकते हैं, हम खुश नहीं हो सकते, जिसके बारे में हम बिल्कुल कहना नहीं चाह रहे, लेकिन कह देते हैं कि अगर बारिश हो गई तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। इस सूरत हाल में आप और शनीरा दोनों खुश हो सकते हैं तो होंगे, और चाहेंगे कि मैच ज़रूर हो, या फिर यही इसी तरह पॉइंट मिल जाए? मैं चाहूँगा मैच ज़रूर हो, बिकॉज मैं 4 बजे तक वेट नहीं कर सकता ग्राउंड में 8 बजे से। बट शनीरा वो होप कर रही थी कि बारिश हो ताकि उस पर इतना प्रेशर कम रहे, बिकॉज के मेरे ससुराल भी आज, मेरे इन लॉज भी आज पहुँच रहे हैं वहाँ घर मैनचेस्टर में, तो वो अब उनके साथ बैठ के ये भी नहीं कह सकती कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। सो शी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट आई वांट के मैच हो यार, सुबह सुबह बेहतर लग रहे हैं। ससुराल वाले सारे इकट्ठे हो जाए ना तो वैसे ही उनका पलड़ा भारी हो जाता है, प्रेशर का दबाव, तो बिल्कुल बड़ा प्रेशर का दबाव है। लेकिन वसीम, आपसे हम चाहेंगे कि आप कोई मशवरा दें सरफराज को आज के मैच को, जो कि होपफुली होगा। एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू हिम? पाकिस्तान मेरे घर का मेरा नहीं ख्याल को ताल्लुक है। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान जीतेगा तो हम भी बड़े खुश होंगे, आप लोगों की तरह सारे खुश होंगे। सरफराज को यही कहूँगा कि जाके ज़रा दलेरी से खेले और अपना डोंट वरी कि ज़्यादा क्या होगा यार, एंड में इट्स अ गेम, एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। आखिरी बॉल तक लड़ोगे, पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, माई सेल्फ, आप लोग भी उसको सपोर्ट करें।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अकरम, एंजॉय योरसेल्फ ओवर देयर। अब चलते हैं जी, फैजान लखानी भी उधर पहुंचे हुए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। फैजान, क्या हाल है? फैजान, हमें नहीं लेके गए हर बार वादा, एंड यू डोंट एवर टेक अस, बट सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, मौसम का हाल बताएं, मौसम का क्या मूड लग रहा है? आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है, हो जाएगा आपके ख्याल में? जी देखिए, मौसम का मूड तो यहाँ बड़ा, ये कह लें कि बड़ा अच्छा मौसम है और प्लेजेंट मौसम है। कल ऐसा था कि बारिश नहीं हुई, हालांकि फोरकास्ट थी, और आज के हवाले से यही है कि मैच शायद मुतासर ना हो। जो पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बारिश के 70% 80% चांस है, वो अब कम हो गया और 10 से 20% चांसेस बारिश के यहाँ पर है। जिस तरह यहाँ के मौसम के बारे में पहले भी बात होती है, यही कहा जाता है कि बरतानिया का मौसम वैसा ही है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी कुछ भी हो सकता है। तो मौसम का अगर मूड की बात करें तो बड़ा सुहाना मौसम है, और मुझे पता है कराची में, पाकिस्तान में शदीद गर्मियां है, तो हम यहाँ अच्छी समर के बावजूद भी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं एंजॉय कर रहे हैं। आपको लग रहा है गर्म कपड़े पहने, बट आज बारिश के चांसेस कम हो गए और इम्कान है कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भरपूर क्रिकेट देखने को मिले। मतलब है कि बैकग्राउंड फैजान, आप हाफ ऑफ द थिंग व्हाट यू सेड फैजान मैंने नहीं सुना, बिकॉज आई कैन नॉट गेट ओवर द ग्रीनरी जहाँ आप खड़े हैं। फैजान को मुझे लगता है आबो हवा सूट कर गई, खूबसूरत हो गए वहाँ जाके। अब ये भी साथ बता दें कि नहीं, खूबसूरत तो है ही माशाल्लाह, लेकिन और हो गए पाकिस्तान। फैजान इससे पहले एक मैच बारिश के हाथों गंवा चुका है इंग्लैंड के खिलाफ, जो अच्छी फॉर्म हासिल की थी हमने, उसका भी अब तो हमें ज़ाहिर है कुछ पता नहीं है, गैप काफ़ी आ गया है। तो मौसम की सूरत हाल से पाकिस्तानी कैंप ज़्यादा परेशान है, नहीं है? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? जी बिल्कुल, एक मैच तो बारिश की वजह से पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ। वो मैच ऐसा था जिसमें पाकिस्तान 2 पॉइंट हासिल कर सकता था, लेकिन एक ही पॉइंट पाकिस्तान को मिला उस मैच में। तो बड़ा पाकिस्तान के लिए वो रिजल्ट अच्छा ना था, बारिश का वॉश आउट हो जाना उस मैच में। ये मैच अब बड़ा अहम है कि ये मैच, और दोनों टीमों के लिए ये मैच का होना अहम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इंडिया से हार कर आई है, तो उसके लिए भी अब पॉइंट लेना जरूरी है यहाँ पर। तो दोनों टीमें चाहेंगी कि इसके मैच, आज के मैच में कंपटीशन करे, भरपूर मुकाबला करे और 2 पॉइंट्स हासिल करे। पाकिस्तान की टीम अब तक 3 मैचेस में 3 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। पहले मैच में इसको शिकस्त हुई थी, बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान की टीम हारी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नेट रन रेट भी मुतासर हुआ था। और श्रीलंका का मैच जो वॉश आउट हुआ, उस मैच में मौका था पाकिस्तान के पास कि वो अपना नेट रन रेट सही, वो मैच नहीं हो सका। और जो बात, जहां तक बात इंग्लैंड के हवाले से है, इंग्लैंड का मैच पाकिस्तान ने जो 3 जून को खेला था, उसकी वजह से बड़े हौसले बुलंद रहे हैं पाकिस्तान टीम के। लेकिन एक खदशा ये है कि अब उस बात को तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं और डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। पाकिस्तान टीम का मैच वॉश आउट हो गया, पाकिस्तान टीम को भरपूर ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल सका, तो ये डिस्ट्रैक्शन जरूर आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान टीम के मोराल काफी हाई है। हमारी आज सरफराज अहमद से बात हुई, कल इमाम उल हक से बात हुई, और दीगर प्लेयर से भी यहाँ टाउनटन आने के बाद बात होती रही थी। तो प्लेयर्स काफी यहाँ पर मोटिवेटेड है, और इंग्लैंड की जो फतह से जो मोमेंटम मिला है, उसको कैरी ऑन करने के लिए खिलाड़ी। अच्छा, यानी प्रैक्टिस का भी ज़्यादा मौका नहीं मिला। अच्छा फैजान, ये बता दें कि क्या टीम में कुछ तब्दीलियों का चांस है, कुछ चेंजेस होंगी? देखें, तब्दीली वैसे तो नहीं होनी चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखना चाहिए। जिस तरह तमाम ही साबिक खिलाड़ी ये बात कर रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान, उन्होंने भी यही कहा कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन सुबह जब आज मैच होगा तो क्या कंडीशंस होती है, उस वक्त ओवरकास्ट कंडीशंस, ऑफ कोर्स यही उम्मीद की जा रही है, और विकेट पर थोड़ा सा घास भी मौजूद है, मॉइस्चर भी विकेट पर है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। वैसे कहा जाए तो जो पाकिस्तान के नए गेंद के बॉलर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने महसूस किया तो शायद शाहीन शाह अफरीदी की भी जगह बन जाए आज की टीम में, वरना इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि उस स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए जिस इंग्लैंड के अगेंस्ट कामयाबी हासिल की थी। बहुत शुक्रिया फैजान, और आप भी इंजॉय करें, जो कि लग रहा है क्लियरली कि आप कर रहे हैं। मौसम अच्छा और मूड भी अच्छा, और यहाँ तो माशाल्लाह इतनी गर्मी है कि अभी हम तो एसी में बैठे हुए, लेकिन इससे बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे को शायद थोड़ी देर बाद नहीं पहचान सकते। हाँ, ये हो सकता है। आपको हमने पहचान लिया है माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम जरा मौसम की बात करेंगे। अभी अच्छा ही तो बात करेंगे, बुरा तो हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे, मौसम की बात तो नहीं कर रहे थे, देख रहे थे माशाल्लाह कैसा मौसम है, नजर हमारी पड़ गई थी। अब लेकिन एक और बात हमने आपको बतानी है कि बहिरा अरब में एक और तूफान बन रहा है, और एक बार फिर इसका रुख पाकिस्तानी साहिलों की जानिब है। देखिए क्या होता है। इससे जो बना था वो तो दम तोड़ गया था बीच में ही। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि तूफान वायो शिद्दत इख्तियार कर गया है, और ये तूफान कराची की जानिब जनूब में 800 किलोमीटर दूर बहिरा अरब में मौजूद है, और ये तूफान जनूब की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। मदीन ठट्टा और थरपारकर में तेज आंधी और बारिश मुतवक्के है। तूफान नहीं चाहिए, लेकिन बारिश तो चाहिए, तो लिहाजा कुछ थोड़ा सा हम चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते। एनीवे, आपको बता दें कि कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान जो है वो हीट वेव जैसी सूरत हाल ही रहेगी।
क्यों बता रहे हैं हम ये? मुझे तो मेरा मूड नहीं होता आपको कोई बुरी खबर देने को। मतलब है कि पहले जो हीट वेव की सूरत हाल है वो माशाल्लाह आपके सामने ही है और मज़ीद 3 दिन हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपको बताना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने हिसाब से उसकी तैयारी कर लें। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने से गर्मी की शिद्दत ज़ाहिर है, फील्स लाइक जो है ना टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बदीन में इस तूफ़ान की वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया, तो वहाँ तो वो डेफिनेटली ये तूफ़ान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कराची में आप हीट वेव एक्सपेक्ट करें और बिल्कुल जो सरकारी माफसरान हैं उनकी छुट्टियां जो हैं वो भी मंसूख कर दी गई हैं। तो एवरीबडी इज बैक एट वर्क एंड रेडी एंड अलर्ट टू डील विद एनीथिंग दैट हैपेंस। एवरीबडी स्टे सेफ और ये तूफ़ान पाकिस्तान के साहिलों को मुतासर ना करे, लेकिन कराची की हीट वेव भी ना आए। थोड़ी सी बारिश हो जाए। महकमा मौसमियात के सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा सर कि बहीरा अरब में तूफ़ान बनने की इत्तलात हैं और राइट हमारा ज़रा कनेक्शन जो है ना वो ड्रॉप हुआ। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, मैंने जो बता दिया। अच्छा ठीक है, इनसे ये एक्सपर्ट ओपिनियन आपने ले ली है। वेलकम बैक। और मैंने भी एतबार नहीं किया और आपने भी एतबार नहीं किया। हुमा ने जो मौसम की सूरत हाल बताई थी, इसलिए हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। ठीक है, तो माना ही नहीं जा रहा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब, हमारी बड़ी ये ख्वाहिश है कि आप हमें बताएं कि कराची में बारिश होने का इम्कान है या हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होने वाला है नहीं। सरदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है। सरदार साहब, हमारी बड़ी ये ख्वाहिश है, हम अभी बात कर रहे थे कि कराची में बारिश के इम्कान की आप बात करें या पेश गोई करें, लेकिन शायद इम्कानात कराची में बारिश के हैं नहीं। ये भी बता दीजिए कि मौसम कैसा रहेगा कराची का और तूफ़ान की सूरत हाल क्या है बहीरा अरब में? तूफ़ान की सूरत हाल ये है कि कराची से कोई 700 से 725 किलोमीटर दूर है जनूब में और इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। वेरी सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्टेज है इस वक्त उसकी, जिसके मुताबिक 130 से 145 नॉटिकल माइल उसके सेंटर के आसपास 150 नॉटिकल माइल तक हवाएं चल रही हैं और उसका रुख मज़ीद शुमाल की तरफ ही है और इंडियन गुजरात को वो क्रॉस करेगा कल सुबह या दोपहर में किसी वक्त। तो उसके इन्फ्लुएंस में हमारे पास तो डायरेक्ट कोई कोस्ट पे असर नहीं है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में ठट्ठा, बदीन और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश होगी, आंधी के साथ तेज़ बारिश होगी। कराची की किस्मत में फ़िलहाल गर्मी ही है, उसके इन्फ्लुएंस में कराची में हीट वेव लाइक कंडीशंस हम देख रहे हैं। 38 से 40 टेम्परेचर और 40 को क्रॉस भी कर सकता है कल और परसों, 41-42 तक जा सकता है। तो ये सूरत हाल है कराची के लिए। जी, यानी कि कराची में और ये हीट वेव का आप बता ही रहे हैं, तो बता दें कि कराची में रिलीफ कब तक आएगा, क्योंकि ये हीट वेव तो सर ईद से पहले की शुरू हुई भी है और अब तक चल रही है और आगे भी चंद दिन आप कह रहे हैं जारी रहेगी। तो टेक्निकली वो हीट वेव नहीं है, वो हॉट वेदर है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है और जो जून में होता है वो तो नॉर्मल फिनोमिना है जून का। लेकिन ये हीट वेव हम इसलिए कह रहे हैं कि टेम्परेचर 40 या 40 को क्रॉस कर दे तो फिर हीट वेव कंडीशन। अब ये साइक्लोन और इस सारे उसके बाद वो डिप्रेशन स्टेज में आएगा, उसका असर यानी 15 तारीख तक ये रहेगा कम अज कम। 16 को जाके सिचुएशन क्लियर होगी तो कराची में टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे 15 की शाम से या 16 से। अब सी ब्रीज वापस रूटीन में कैसे आएगी और ह्यूमिडिटी कब तक कम होगी? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब तक ये सिस्टम मौजूद है 15 तारीख की शाम तक, तो ये ऐसी ही कैफियत रहेगी, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहेंगी और 16 तारीख को टेम्परेचर कम होगा। ह्यूमिडिटी तो खैर रहेगी इसी तरह, लेकिन टेम्परेचर कम होगा तो फिर ह्यूमिडिटी ज़ाहिर है इतनी बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी, तो इतनी जो हीट इंडेक्स है, जो फील लाइक टेम्परेचर है, वो भी कम हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। आप जहनी तौर पर तैयार रहें, दोपहर में 11 बजे से 4 बजे तक सर को ढांप के निकलें, छतरी लें, आगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है। सॉरी टू से इतना मूड ऑफ हुआ है ना ये सुन के कि हमारा तो कोई सीन ही नहीं है कराची में। या फिर आप ठंडे सिनेमा में जाके फिल्म देखें, ये काम कर सकते हैं आप, ठंडे सिनेमा में जाके फिल्म देखें, वहाँ बहुत ठंड होती है। हम बात करेंगे रेहान अहमद के साथ। रेहान हमारे साथ है। रेहान, देखिए आपने मूवी कैसी थी? रॉन्ग नंबर वाकई में रॉन्ग नंबर है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कॉमेडी फिल्म है और जो माहौल दिखाया है उसमें उसी को उन्होंने दिखाया भी है बाकायदा और उसको आप महसूस करते हैं उस माहौल को, और जहाँ पे हंसाया है वहाँ आप खुलकर हंसते हैं और मज़े की बात यह कि आप फिल्म में ज़्यादा टाइम के लिए हंसते हैं। अच्छा, जो सारी कास्ट जब हमारे ईद के शो पे आई थी तो उनसे बातें करके भी हमें लग रहा था कि दे आल्सो हैड अ गुड टाइम शूटिंग द फिल्म और उम्मीदें भी थी। अभी खैर मैंने तो नहीं देखी, ट्रेलर से लग रहा था कि पीपल आर गोइंग टू लाइक इट। एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जो आपको ईद पे चाहिए होता है, वो सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। उसमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और ख़ासतौर पर जावेद शेख जब स्क्रीन पे रहे हैं
आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इस ईद पे नंबर 1 जावेद शेख ही हैं, और वो रॉन्ग नंबर से हमेशा खैर वो जिस फिल्म में होते हैं माशाल्लाह तकरीबन हर फिल्म में होते हैं जी, और जिस फिल्म में होते हैं वह हीरो से ज़्यादा उनको क्रेडिट दिया जाता है और जो लेते भी हैं, और वो परफॉर्म इतना अच्छा करते हैं। आप देखें उन्होंने पश्तून पठान एक से उसका रोल किया ताजिर का, लेकिन बहुत कमाल का किया, ज़बरदस्त। वैसे जब जावेद शेख हों किसी फिल्म में, जो कि जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे होते ही हैं, तो थोड़ा सा फेथ भी आ जाती है उस फिल्म के ऊपर कि ही इज़ इन इट, तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, हॉलीवुड की फिल्में भी लगी, पाकिस्तानी 2-3 और भी फिल्में लगी। डिड यू सी वो फुटफॉल जो हम सोचते हैं कि सिनेमाज में होगी, जब हम बॉलीवुड लगता था तो बड़ी दुनिया जाती थी, अभी बरकरार है? नहीं, फुटफॉल्स बहुत अच्छा है इस ईद पर रहा, खासतौर पर जैसे भी आपने कहा कि गर्मी का भी एक फैक्टर था उसमें कि लोग बाहर, जाहिर सी बात है, पूरा दिन नहीं जा सकते थे पार्कों और इन जगहों पे आउटिंग्स पूरे पंजाब में भी यही मौसम रहा है। कराची पंजाब में जैसे अब बारिशें शुरू हुई हैं आजकल में, लेकिन इस ईद पे गर्मी रही जिसकी वजह से लोगों ने सिनेमा जाने को ज़्यादा फैमिलीज के साथ तरजीह दी, जिसकी वजह से फुटफॉल्स बहुत अच्छा आया और फिल्म्स दोनों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, हॉलीवुड की भी और पाकिस्तान की। रॉन्ग नंबर ज़्यादा आई है, सबसे ज़्यादा नंबर रॉन्ग नंबर्स ने लिए हैं, और उसके बाद छलावा ने, उसके बाद हॉलीवुड की फिल्म। अच्छा, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं, इज इट इनफ? मतलब हम ये आप ये पूछ रही हैं कि अगर बॉलीवुड फिल्म लगी होती तो भी यही नंबर्स आते हैं? नॉट जस्ट बॉलीवुड, मतलब कहने का मतलब है कि अब इतने सिनेमाज बन गए हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ मूवीज, वी नीड एटलीस्ट 50-100 मूवीज के पूरा साल आप चलाएं, और फिर सिनेमाज भी कुछ उसमें से ले सकते हैं। ट्रेजेडी हमारी ये है कि हमारे पास छुट्टी पे फिल्म आती है, ईद साल में 2 दफा फिल्में रिलीज होती है। नहीं, ये गलत तासुर है। लेकिन पिछले साल तीफा एंड ट्रबल और डोंकी किंग ने ये जो एक ट्रेंड था, इस साल बाजी भी इस तरह रिलीज हो रही है, बाजी 28 को आ रही है, दोनों ईद के बीच में रिलीज हो रही है बड़ी फिल्म। तीफा एंड ट्रबल ने 50 करोड़ बिजनेस किया और डोंकी किंग ने सबसे ज़्यादा, मतलब 25 करोड़ के करीब बिजनेस किया डोंकी किंग ने, जिसमें कोई बड़ा स्टार सामने नहीं था। एनिमेशन थी, आपको पता, वॉइस ओवर थी उस फिल्म ने भी बगैर छुट्टियां और उसके, लेकिन इस साल ये ट्रेंड लग रहा था अभी तक कि लोग ईद पे फिल्म्स ज़्यादा रिलीज़ करने को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी ईद पर 4 फिल्म्स ब्लॉक हो गई। समी खान बड़े पर्दे पे आपको कितना इम्प्रेस किया? उनकी एक और फिल्म काफ कंगना का भी ट्रेलर आया हुआ है, लेकिन आप दोनों फिल्म छलावा और रॉन्ग नंबर में 2 में ये मसला है कि हीरो जो उनमें हीरो है स्क्रिप्ट के हिसाब से, वो सबसे, अगर आप फिल्म देखेंगे उनको स्क्रीन पे दिखाया भी कम गया है और वो लोगों को पसंद भी नहीं है, चाहे वो समी खान हो चाहे असफर रहमान। वीकर लिंक जो अच्छा, असफर को तो हमने फिर भी पंजाब नहीं जाऊंगी में देखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली एज अ हीरो नहीं देखा हुआ, बहुत छोटा सा कैरेक्टर था उनका, ये उनके पहली एज अ हीरो कह सकते हैं ना, मेजर फिल्म थी। तो वर दे एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज फिल्म हीरोज? देखें, ये एक चैलेंज कहा जा रहा था कि महविश की पहली फिल्म थी, इसमें फाद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद नहीं थे, लेकिन फिल्म ने अच्छा बिजनेस कर लिया। लेकिन असफर रहमान को भी कोई और दूसरी फिल्म में कास्ट नहीं करेगा फ़ौरन कि उनको उन पे बेस करके फिल्म बनाए, अभी ऐसा नहीं ना ही ये समी खान के लिए होगा। समी खान के लिए काफ कंगना अगर कोई मेजर रोल प्ले कर सके तो कर सके, लेकिन रॉन्ग नंबर नहीं। रॉन्ग नंबर का हीरो एक ही है, जावेद शेख, उसके बाद दानिश नवाज, और जाहिर सी बात है यासिर नवाज ने फिल्म डायरेक्ट की है, तो वो एक हीरो का। अच्छा, महविश हयात के हवाले से, मतलब वो ऑब्वियसली पहले ही उनकी इतनी ज़्यादा हाईली रेटेड मूवीज़ आई हैं पहले, उसके बाद फिर उनको वो सिविलियन अवार्ड भी मिल गया, मतलब वो हमारी बड़ी अप देयर जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें काउंट होती हैं। ये मूवी जो अभी छलावा आई है, ये सीमेंट करती है उनकी करियर ट्रेजेक्ट्री जिस तरह वो चल रही हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, फिल्म का कामयाब होना अलग चीज़ है और फिल्म का बुरा होना या नाकदीन के हिसाब से उसमें जो पॉइंट्स होते हैं। रॉन्ग नंबर्स में बहुत कम ऐसे सीन हैं जो आप समझते हैं कि नहीं होते तो अच्छा था, छलावा में वो सीन्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी ये बात कि जो नहीं होने चाहिए थे छलावा में, ये भी है कि जब इमोशंस ऐसा लगता है कि आप फिल्म से जुड़ना चाह रहे हैं, वहाँ अचानक से आपको झटका लगता है और वहाँ आप हंसते हैं, जहाँ आपको रोना चाहिए था वहाँ आप हंस रहे होते हैं। तीसरी ये बात कि महविश को बहुत मुश्किल है कि इस फिल्म के बाद बगैर आइटम रोल नंबर के कोई फिल्म मिले। मैं नहीं देख रहा, अगर क्योंकि इस फिल्म की कामयाबी जितनी हुई है उसमें 2 जो गाने, एक शादी का सॉन्ग और एक आइटम नंबर, उसको कहा जा रहा है कि इनका मेजर रोल रहा है। म्यूजिक अच्छा है छलावा का, जी छलावा का म्यूजिक भी अच्छा, जो गाना नंबर, लेकिन आइटम नंबर की भी वजह से उसको कोई एक बिल्ली, आपको पता मशहूर था उनका जो नामालूम अफराद का था महविश का, इस फिल्म में भी जो छलावा का चिड़िया नंबर है उसको कहा जा रहा है कि इसकी वजह से शायद ये फिल्म थोड़ी सी ज्यादा नंबर समेट। असल में हमारा मसला ये था कि महविश जिस स्टैचू की हमारी नज़र में और आवाम की नज़र में अदाकारा है और पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन फिल्मी अदाकारा है, हमें लग रहा था कि शायद वो छलावा ना करते तो देखें लोड वेडिंग से ये फिल्म शायद क्रॉस कर जाए। लोड वेडिंग अभी तक महविश की सबसे कम नंबर्स वाली नंबर, ऑल्दो इट वाज अ वेरी गुड फिल्म, लेकिन फिल्म अच्छी थी, कोई उसमें और महविश का स्टेटस ऊपर ही है
नीचे लोड वेडिंग से महविश का स्टैचर बड़ा ही था। जी बड़ा ही। इस फिल्म में ये खामी है सबसे बड़ी कि महविश हयात को जो बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी कर रहे थे तमगा इम्तियाज़ की कंट्रोवर्सी के बाद, उन्होंने भी अपना हाथ खींचा है, खुद महविश भी खामोश हैं। और आप इससे अंदाज़ा करें कमर्शियली भी उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म में जो एंट्री है वो ज़ारा नूर अब्बास की अच्छी है, जो अदाकारी है वो ज़ारा नूर अब्बास की है, जो डांस है वो ज़ारा नूर अब्बास का, अगर आइटम नंबर को हम हटा दें। हाँ। जो छलावा का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें ज़ारा नूर अब्बास का। तो यानी सरप्राइज जो इसमें था, महविश का जो महविश नीचे की तरफ गई है, ऊपर उनको कोई फायदा नहीं। अच्छा, ज़ारा हैज इमर्ज्ड, ज़रा बेहतर वो कंटेंडर हुई हैं। अच्छा जी, रेहान आप हमारे साथ ही रहे, हम एक और भी चीज़ बताना चाहते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के नामवर अदाकार अहाद रज़ा मीर की सलाहियतों को अब इंटरनेशनल सतह पर भी माना जा रहा है, और वो कैसे? अहाद रज़ा मीर को कनाडा के बेटी मिचेल अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है, और ये नामजदगी हाल ही में कनाडा में आपको बताया था हमलेट उन्होंने परफॉर्म किया था, मरकज़ी किरदार अदा करने पर उन्हें नॉमिनेट किया गया है, और हर तरफ से उन्हें वैसे तो सराहा गया ही था, लेकिन अब नॉमिनेशन हो जाए तो वो और अच्छी बात है। और अहाद और सज्जल की अभी कुछ दिन पहले ही ईद पे मंगनी की अनाउंसमेंट भी हुई है। अच्छा रेहान, ये जरूर पूछना चाहते हैं, अहाद हैड टू लिटरली गो आउट ऑफ द कंट्री टू डू समथिंग लाइक हैमलेट, मतलब आप थिएटर की हालांकि हम बात कर रहे हैं, अभी हम HBO, नेटफ्लिक्स इन सारों की सीरीज देख रहे हैं जो कि बड़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी होती हैं, झंझोड़ के लग जाती हैं, रख देती हैं आपको। हम पाकिस्तान में ऐसी फिल्में कब बनाना शुरू करेंगे, या हम पहुंचेंगे कब जो कि ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल हो? मतलब कॉमेडी नाच गाना हो गया, लेकिन ज़रा ज़्यादा डीपर। नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान मीनिंगफुल साथ साथ देखिए, हर जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ कमर्शियल फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स, रोमांटिक फिल्म्स और मैसेज वाली फिल्में बन रही होती हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि मैसेज वाली फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, चाहे वरना को देख लें, आज़ाद को देख लें, ये इस तरह की, इवन अभी बाजी आ रही है, बहुत संजीदा टॉपिक पे फिल्म है। इस पाकिस्तान बाजी का ट्रेलर इम्प्रेस किया आपको? जी, मुझे तो इम्प्रेस किया काफ़ी। इसी तरह बड़ी ईद पे जो हीर मांझा आ रही है, परेहट लव है, काफ कंगना है, बड़ी फिल्म्स, और फिल्में तो बहुत सारी आई, 4 फिल्में लॉक हो गई। सुपरस्टार का पोस्टर आया, अब ये बड़ी ईद पे अभी से बहस शुरू हो गई है कि क्या होगा, किस फिल्म को नुकसान होगा, किस। अच्छा, तो लेजेंड ऑफ मौला जट कहाँ रह गई बीच? वो देखें, जो इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फिल्म है वही है, वही मौला, और सब उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। पहले वो ईद का हुआ, फिर उसका हुआ कि ईद पे ट्रेलर आएगा, ट्रेलर नहीं आया, उसके बाद हुआ कि बड़ी ईद पे, लेकिन ये उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिवाय इसके कि पहले ये था कि ईद पर वो चाइना के साथ रिलीज़ होगी, उसके बाद से उन लोगों ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। अब बड़ी ईद पे भी फिल्म नहीं आ रही, और मेरा ख्याल है कि मैं उसे या तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि बड़ी ईद के बाद मुहर्रम भी है, तो मुहर्रम तक तो फिल्म रिलीज़ नहीं होती, तो या तो ये सितंबर अक्टूबर में जाएगी, लेकिन मैं उसको दिसंबर में देख रहा हूँ, जो मेरा अंदाजा है। चले जी, लेकिन अभी द लिस्ट इज लॉन्ग, बहुत सारी फिल्में हैं जिनका हमें इंतजार है, पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्में हैं जिनके ट्रेलर्स आ गए हैं, टीजर्स आ गए हैं, लेकिन जिनका हमने जिक्र किया है, ये रॉन्ग नंबर 2 और छलावा, ये सारी जो हैं वो लगी हुई हैं अभी भी, अलादीन भी लगी हुई है, वो भी आप देखें जाके। एब्सोल्युटली, सो यू हैव अ गुड चॉइस ऑफ व्हिच मूवीज यू वांट टू वॉच। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का। बजट आया है कल, इसके हमने काफ़ी बात की है, लेकिन अभी और बात करनी है, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है अपोजिशन का, जरा मौक़िफ़ लेते हैं। अपोजिशन को ज़ाहिर है किसी भी मौजूदा हुकूमत का बजट पसंद तो नहीं आता, लेकिन क्या पसंद नहीं आया? एग्जैक्टली क्या पसंद नहीं आया? रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि नेचुरली ये तो हमें पता चल गया कि जो बजट पेश किया गया है हुकूमत की तरफ से, वो अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, उनको पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या था स्पेसिफिकली, अगर आप पॉइंट आउट कर सकें, जो चीज़ें आपको लगी हैं जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी? इस मुल्क में 17,000 साढ़े 17,000 रुपये में आजकल रहना काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमको बुरा लगा। नंबर 2, हुकूमत ने जो टैक्सों की शरह बढ़ा के 4,000 अरब रुपए से 5,500 अरब रुपए कर दी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है। इतना टैक्स ना ये जमा कर सकेंगे, और ये अगर कोशिश करने जाएंगे जमा करने की तो इससे मईशत मज़ीद बैठ जाएगी। नंबर 3, जो इन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया है, 50,000 रुपये आमदन वालों के ऊपर जो माहाना टैक्स लगा दिया इन्होंने, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। अपोजिशन बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट करेंगे, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे कि कम से कम लाख रुपये तक की तनख्वाह के तबके को टैक्स से इस्तिस्ना दी जाए। चौथी चीज़ इन्होंने जो है वो ज़ीरो रेटिंग ख़त्म कर दी है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। पहले हमारे ज़माने में हमने टेक्सटाइल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्टिंग गुड्स, कारपेट्स वगैरह को एक हमने ब्लैंकेट एग्जम्पशन दिया हुआ था सेल्स टैक्स से, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें।
हुकूमत ने इस साल एक्सपोर्ट में जबकि नाकामी रही एक्सपोर्ट बढ़ाने में और बिल्कुल पिछले साल से भी एक्सपोर्ट कम हुई है, इसके बावजूद इन्होंने इन पाँचों इंडस्ट्रीज़ को ज़ीरो रेटिंग से हटा दिया है। लिहाजा अब एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ को और मुश्किल हो जाएगी और ये इंडस्ट्रीज़ वालों के बहुत अरसे तक पैसे फंसे रहेंगे हुकूमत के। शुक्रिया, शुक्रिया। 4-5 चीज़ें थी जो हम समझते हैं कि शुक्रिया मुफ्ती साहब, वक्त की किल्लत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब, उनसे भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। शुक्रिया सईद गनी साहब। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ ऐसे तो दे दिया कि उन्हें बजट अवाम दुश्मन नज़र आ रहा है, लेकिन सर जब तनख्वाहें और पेंशन बढ़ी है और अखराजात कम करने की बात की जा रही है, हुकूमती अखराजात हो, तरक्याती काम के लिए बजट आ गया है, तो फिर क्या ऐसा है जो बुरा लग रहा है आप लोगों को? अगर एक तरफ उन्होंने 10% तनख्वाहों में इजाफा किया है और पेंशन में कुछ इजाफा किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ दीगर जो टैक्सेस उन्होंने लगा दिए हैं और इस बजट से पहले जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया होती हैं उनकी कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हो चुका है, उसकी वजह से इस मुल्क के जो आम जो गरीब लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पहले से ही अजीरन थी और बहुत मुश्किल में थे वो। और इस बजट में उन्होंने मज़ीद टैक्सेस लगाएँ और ये बात ज़हन में रखें कि तकरीबन 1500 अरब से ज़्यादा इनको इस साल टैक्स कलेक्ट करने हैं। रेवेन्यू का उन्होंने जो टारगेट रखा है वो ज़्यादा रखा है, तो ज़ाहिर है ये पैसे जब उन्होंने लेने हैं तो लोगों के ऊपर ही उसका बोझ आएगा और इसकी तरफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी सॉरी हमारे पास टाइम बहुत कम है। दिस इज़ रियली द एंड ऑफ द शो। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और जो आपके ओपिनियंस अबाउट द बजट, डू राइट इन टू। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।